हे गाइस, कैसे हो सब। तो भाई असली मास्टर स्ट्रोक आ गया है ई रूपी के नाम से। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ई रूपी क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इससे वाकई करप्शन खत्म हो सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। तो यार अगर स्टार्टिंग में करूं तो एक लाइन में डिफाइन करना चाहे ई रूपी क्या है, तो ई रूपी इज इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। बस इतना है और कुछ नहीं है। तो मैं लेमन लैंग्वेज में पहले समझा देती हूँ कि क्या है, इसमें क्या नया है। तो देखो, पहले क्या होता था यार, जैसे मान लो सरकार ने कुछ पैसा रिलीज किया तो वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता था, बीच में इधर उधर से जो है कोई खा लेते थे, मिनिस्टर लोग या फिर वर्कर्स खा जाते थे या ब्यूरोक्रेट्स खा जाते थे, बहुत सारा ब्लैक मनी के फॉर्म में इधर उधर हो जाता था और जो जनता थी उसको कुछ मिल ही नहीं पाता था। तो बेसिकली वो जो कमी थी, वो जो करप्शन था, उसको हटाने के लिए ई रूपी का कॉन्सेप्ट आया है। तो क्या होता है ना, अब क्या होगा, जैसे मान लो फार्म सब्सिडी के एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, मान लो किसके लिए मिली, जैसे फर्टिलाइजर के लिए मिल गई कि भाई यूरिया खरीदने के लिए फार्मर को जो है सब्सिडी मिली। पहले क्या होता था, मान लो 10,000 रुपए फार्मर को दिए गए कि ऐसा है, तुम जो है इससे यूरिया खरीद लेना। अब पहले क्या होता था, पहले बात तो 10,000 पहुंचेंगे ही नहीं उस फार्मर के पास, उसके पास कम होके पहुंचेंगे, 2,000 पहुंचेंगे, 3,000 पहुंचेंगे, पहले इधर उधर निकल लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, उसके बाद में भी मान लो 2,000 रुपए फार्मर के पास पहुंच गए। फार्मर क्या करेगा, फार्मर जो है 1,000 के खाद खरीदेगा, बाकी 1,000 का क्या करेगा ना, वो सोचेगा कि यार ऐसा है, इसकी दारू पी लेता हूँ, उड़ा देता हूँ, इसे सट्टे में उड़ा देता हूँ, कुछ कर लेता हूँ इसका, क्योंकि पहले कैश आता था तो ये सारे उसके पास ऑप्शन होते थे। अब जो ई रूपी है उसमें क्या होगा, सरकार पैसे नहीं भेजेगी नीचे, सरकार क्या देगी, केवल उस पर्टिकुलर फार्मर के फोन पर एक क्यूआर कोड या फिर एक लिंक आएगी एसएमएस के फॉर्म में। उसके बाद में चलो क्यूआर कोड आ गया, अभी भी भाई साहब किसान का दिमाग दौड़ सकता है, वो गया यूरिया लेने, अब तो 10,000 आए हैं उसके पास। याद रखना, पहले बीच में खा गए थे, 2,000 ही पहुंचे थे, लेकिन अब उसके पास 10,000 आए हैं। फिर भी क्या होगा, मान लो वो क्यूआर कोड लेके गया यूरिया खरीदने, उसने सोचा 2,000 का यूरिया खरीद लेता हूँ, बाकी जो है उसकी घर के लिए शॉपिंग कर लेता हूँ। वो गया मान लो मार्केट में कुछ खरीदने गया, उसने दूसरी दुकान पे मान लो चीनी खरीदने गया, वो चीनी की दुकान पे उसने वो क्यूआर कोड दिखाया कि भाई इसे स्कैन करके जो है पेमेंट कर लो, लेकिन अब वो चीनी की दुकान पे पेमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो क्यूआर कोड है ना, वैसा का वैसा सेम क्यूआर कोड सिर्फ यूरिया के दुकान वालों पे भेजा है, सिर्फ फर्टिलाइजर वालों के पास भेजा है। क्यों? क्योंकि फार्म सब्सिडी का पैसा है ना वो, तो किसान चाहकर भी किसी और जगह यूज ही नहीं कर पाएगा उस पैसे को, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या है ना, ये पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम है, समझ रहे हो। तो ये तो मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब ये प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किसने किया है, प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है, कई लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं लेकर आई है ये रूपी, कौन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो एनपीसीआई है ना, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, याद रखना। एनपीसीआई इज अम्ब्रेला टर्म, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब एनपीसीआई के अंडर होते हैं। अब हम इसका थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स मीडियम विच विल बी डिलीवर्ड टू मोबाइल फोन्स ऑफ बेनिफिशियरीज इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस, स्ट्रिंग और अ क्यूआर कोड। अभी डिस्कस किया, ठीक है। क्यूआर क्या होता है, क्यूआर क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। वो जो हम लोग क्यूआर कोड देखते हैं ना, उसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक। Like a prepaid gift voucher that will be redeemable at specific accepting centers without any credit card or debit card, a mobile app or internet banking। तो जैसे कि एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे हमें कोई, मान लो फोन पे हमने कहीं पेमेंट किया तो हमें क्या मिलते हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं। उस गिफ्ट वाउचर से हम जो है फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या फिर लेंस कार्ड पे शॉपिंग कर लेते हैं। उसी तरह से ये क्या होगा, एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होगा जो कि रिडीमेबल होगा, कहाँ, स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स पे। ऐसा नहीं कि अगर फर्टिलाइजर का क्यूआर कोड है तो वो मैं जाके कन्फेक्शनरी की दुकान पे रिडीम करा लूं, ऐसा नहीं होगा। जो फर्टिलाइजर वाला है वो फर्टिलाइजर की शॉप पे ही रिडीम हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे लिए नहीं है, जो दुकानदार होगा उसको इंटरनेट चाहिए होगा, बट हमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है।
अब आ जाओ, हाउ विल दीज वाउचर्स बी इशूड, इसको इशू कौन करेगा? तो ऑन बोर्ड बैंक्स विल बी द इशूइंग एंटिटीज। कुछ बैंक्स जो है वो एनपीसीआई अपॉइंट कर देगी, मान लो एसबीआई हो गई या कैनरा हो गया या पीएनबी हो गई, कि भाई तुम लोग जो है ये ई रूपी के क्यूआर कोड या फिर लिंक्स जो है तुम लोग इशू करोगे, समझ रहे हो? उसके बाद में एनी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एजेंसी विल हैव टू अप्रोच द पार्टनर बैंक्स which are both private and public sector lenders with the details of specific person and the purpose of which payments have to be made। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी, दोनों हो सकते हैं इसका फायदा उठाने वाले, समझ रहे हो? कॉर्पोरेट कैसे होगा, मान लो गवर्नमेंट का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, जो सब्सिडीज होती हैं, या फिर मान लो जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है या आयुष्मान भारत है, इस तरह की योजनाओं का जो पैसा होता है वो तो जाएगा ही, वो तो गवर्नमेंट एजेंसी हो गई। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो कॉर्पोरेट में ना क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में मान लो कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी ले लो, ठीक है, मान लो गूगल है, गूगल का कोई अगर एम्प्लॉय है, गूगल उसको पैसा दे रही है कि भाई ऐसा है, तुम ये पैसे रखो, मुंबई में जाना, वहां पे अच्छे होटल में रुकना, वहां पे जो है कॉन्फ्रेंस है, वहां पे जाना है, तो उसके लिए पैसे दिए मान लो, ठीक है। पहले पैसे दे दी थी तो क्या करता था, जो आदमी है वो थोड़ा बच के रहेगा कि यार मैं खर्च नहीं करूंगा या फिर मैं अच्छे होटल में नहीं रुकूंगा, थोड़े पैसे बचा के घर ले जाऊंगा। उससे क्या होता था ना, कॉर्पोरेट का जो है नाम खराब होता था कि ये कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है और कैसे रह रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि वो क्यूआर कोड देगा, वो कंपनी भी उस बंदे को क्यूआर कोड देगी कि भाई ये अगर 10,000 रुपए दिए हैं, ये होटल के पैसे हैं, तो वो केवल होटल में ही रिडीमेबल होंगे, वो बंदा चाहकर भी इधर उधर यूज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? तो ये तो कॉर्पोरेट हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी मैंने समझा ही दिया। उसके बाद में ये क्या करेंगे, दोनों पार्टनर बैंक को अप्रोच करेंगे, जो जो क्यूआर कोड को जो इशू कर रहे हैं प्राइवेट बैंक, उनको ये लोग अप्रोच करेंगे, और उसके बाद में पर्सन पर्पस और पर्सन स्पेसिफिक जो क्यूआर कोड है उसको रिलीज करवा लेंगे। ये पर्पस क्या है उसका, जैसे कॉर्पोरेट में मैंने एग्जांपल दिया, होटल में रुकना, होटल रेंट है उसका पर्पस, और पर्सन जिस पर्सन के फोन पे जाना है, जो उसका उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, वो उसका जो है पर्सन हो गया, समझ रहे हो? उसके बाद में द बेनिफिशियरीज विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर एंड वाउचर एलोकेटेड बाय अ बैंक टू द सर्विस प्रोवाइडर इन द नेम ऑफ गिवन पर्सन वुड ओनली बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। जिसके नाम से, जिसका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, जिस फोन पे वो क्यूआर कोड असाइन हो गया, वो केवल वही यूज कर पाएगा, कोई दूसरा बंदा भी यूज नहीं कर पाएगा। मान लो किसी का जो है चोरी कर लिया किसी ने क्यूआर कोड, तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे का वहां पे होना जरूरी है, उसी के फोन से होगा वो पेमेंट, उसके फोन में जब तक वो क्यूआर कोड है तब तक ही काम करेगा, समझ रहे हो? उसके बाद में बात कर लेते हैं व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ ई रूपी, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ई रूपी इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। एक लीक प्रूफ डिलीवरी होगी वेलफेयर सर्विसेज की। पहले तो क्या होता था, पैसा ऊपर से रिलीज हुआ, इधर उधर लीक हो जाता था, नीचे तक पहुंचता ही नहीं था। अब क्या है, ये जितने भी लीक हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, सब जो है बंद कर दिए गए हैं। इट कैन ऑल्सो बी इशू यूज टू डिलीवरिंग services under schemes meant for providing drugs and nutritional supports under the mother and child welfare schemes, TB eradication programs, drugs and diagnostics under schemes like Ayushman Bharat, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी एटसेट्रा। तो ये इन सारी स्कीम्स में ये सब यूज हो सकता है। The government also said that even the private sector can leverage these digital vouchers as part of their employee welfare and corporate social responsibility program। तो ये वही वाला होटल वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था वो है। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई, क्या फायदे हैं इसके, क्या ई रूपी कैसे काम करेगा। अब एक आखिरी टॉपिक बचता है, तो क्या ये ई रूपी हमने इंडिया वालों ने नया खोज के निकाला है, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो वाउचर्स वाला सिस्टम है, क्या ये हमने नया खोज के निकाला है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यूएस, देयर इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाउचर्स और स्कूल वाउचर्स। यूएसए में क्या होता है ना, बच्चों को स्कूल वाउचर्स देते हैं किताबें खरीदने के लिए, या फिर पेंसिल खरीदने के लिए, स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए, या फिर स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है, उसमें ये बेसिकली होता है, जो लैपटॉप्स वगैरह के लिए, या फिर जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं उसके लिए वाउचर्स इशू होते हैं। कहाँ? यूएस में। उसके बाद में कोलंबिया, चिले, स्वीडन, हांगकांग, इन सारे कंट्रीज में भी ये वाउचर सिस्टम पहले से चल रहा है। तो भाई है कि नहीं ये मास्टर स्ट्रोक? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा आपको ये लगा। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है ई रूपी के फॉर्म में, एंड आई होप आने वाले
10-15 सालों बाद इसी स्कीम के बदौलत जो है करप्शन पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। थैंक यू सो मच।